मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम लोग सीख रहे थे जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन के ऊपर मैं बायोग्राफी को पहले ही बता चुका हूं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को, और इसके बाद इनके कुछ एमसीक्यूज आएंगे और साथ ही साथ इनके ऊपर कुछ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कमेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इनके इंपॉर्टेंट वर्क और उन वर्क्स की इंपॉर्टेंट लाइन को। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और वन लाइनर क्वेश्चन अभी और भी बहुत हैं। फिलहाल अभी तो मैंने लगभग 1 से लेकर के 30 तक डिस्कस करेंगे। 30 तक जितने 10, 15, 20, 50 यानी कि 20-30 मिनट में जितना भी लगेगा समय जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनको तुम सबसे पहले पढ़ करके देख लो कि इसमें क्या है, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको बताता हूं इसमें कि क्या कहा गया है। यानी कि विलियम शेक्सपियर इज द पोइट ऑफ इम्पल्स। एक तो ये बोला गया है कि विलियम शेक्सपियर क्या है, द पोइट ऑफ इम्पल्स है, ऑफ द लव्स, हेट्स, fear, jealousies and ambition that swayed the man of his age। पहले यहां तक अच्छे से पढ़ना, फिर उधर मिल्टन के बारे में दिया हुआ है। यानी कि विलियम शेक्सपियर अपने युग के पुरुषों को प्रभावित करने वाले प्रेम, घृणा, भय, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षाओं के आवेग के कवि हैं। तो विलियम शेक्सपियर इज द पोइट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग के कवि हैं। और किस तरीके के इनके बॉक्स में तुमको आवेग देखने को मिलेंगे, किस तरीके की फीलिंग्स, भावनाएं देखने को मिलेंगी। तो कहा गया, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, जब आप इनके पोइम, जब इनके वर्क को पढ़ोगे विलियम शेक्सपियर को, तो आपको वहां पर लव, हेट, फियर, जेलसीज, एम्बिशन, यानी कि लव प्यार, हेट्स घृणा, फियर भय, जेलसीज ईर्ष्या, एम्बिशंस महत्वाकांक्षा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तभी डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर को क्या कह दिया कि शेक्सपियर अपने युग के पुरुषों को प्रभावित करने वाले, जैसे अपने युग के जो पुरुषों जैसे है, महत्वाकांक्षा है, कि आवेग के कवि बता दिया कि इन सभी आवेगों के कवि कौन है, विलियम शेक्सपियर ने। ये बात किसने कही, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। अब आगे कहा गया मिल्टन कौन है, तो मिल्टन इज द पोइट, जॉन मिल्टन इज द पोइट ऑफ स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाले कवि और उद्देश्य वाले कवि है। यानी कि मिल्टन को डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने बताया कि ये एक ऐसे पोइट हैं जिनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है और एक कोई ना कोई पर्पज, उद्देश्य होता है। हु मूव्स, वही दृढ़ इच्छा शक्ति, वही उद्देश्य, वही पर्पज, मूव्स लाइक अ गॉड amid, यानी कि like a god amid the fears and hopes and changing impulses of the world। उनके कहने का मतलब यह है कि यही मिल्टन की दृढ़ इच्छा शक्ति और उद्देश्य के कवि तो ही हैं जो भय और आशाओं के बीच एक भगवान की तरह चलते हैं और दुनिया के बदलते जो आवेग होते हैं, ठीक है, जो पर्सनालिटी होती है दुनिया की बदलती हुई, जो चेंजिंग इम्पल्सिस होते हैं ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आवेग होते हैं, रिगार्डिंग देम एज ट्राइवियल एंड मोमेंटरी थिंग्स दैट कैन नेवर सर्वाइव अ ग्रेट सोल फ्रॉम इट्स कोर्स। मतलब ये हुआ कि ये क्षणिक चीजों के रूप में देखते हुए एक महान आत्मा को अपने अंदर कोर्स से भी कभी विचलित नहीं कर सकते। और ये कमेंट बेटा किसका है, तो ये कमेंट डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने किया है। अगला इनके बारे में एक और कमेंट किया गया है। देखो, उन्होंने कहा कि ही, वह, अ पोइट, एक कवि, आउट टू, होना चाहिए, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी अ ट्रू पोइम। मतलब ये हुआ मेरे भाई, एक चीज बड़े ध्यान से सुनना कि एक कवि को खुद को एक सच्ची कविता होना चाहिए, यानी कि एक पोइट को आउट टू होना चाहिए, हिमसेल्फ, स्वयं में, टू बी अ ट्रू पोइम, एक ट्रू पोइम होना चाहिए, एक सच्ची कविता होनी चाहिए। यानी कि जब वो कविता को लिख रहा हो ना, तो उसके खुद की भावनाएं बेहतर तरीके से उस कविता के अंदर एक्सप्रेस होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जब ऑडियंस या उनके जो भी रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, जब उस कविता को, किसी पोइट के द्वारा लिखी गई कविता को जब वो पढ़े, तो उन्हें ऐसा लगे जैसे मेरी खुद की भावनाएं हैं, ठीक है, खुद के जीवन से वो रिलेट कर ले। डेट इज अ
कंपोजिशन, वही कंपोजिशन होती है, वही रचना होती है, पैटर्न ऑफ द बेस्ट, और उस तरीके के पैटर्न को बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग माना जाता है। हु सेड, ये बात किसने कही? तो ये बात कहने वाले कौन है? जॉन मिल्टन है। और तीसरी बात हम बता दें, बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर, किसी को भी लिटरेचर लिखने से पहले, यहां पे वन का मतलब कोई है, यानी कि बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर, साहित्य को लिखने से पहले, विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल, एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, दिखाना चाहिए किसको? आइडियलिस्ट को। ही मस्ट फर्स्ट डेवलप, सबसे पहले उसको अवश्य डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, इन हिमसेल्फ, अपने आप में, द आइडियल मैन, द लॉफ्टी डील ऑफ फ्रा एंजेलिको, किसको? एक आइडियल मैन, और वो आइडियल मैन कौन है? द लॉफ्टी आइडियल ऑफ फ्रा एंजेलिको को। हु सेड, ये बात किसने कही? जॉन मिल्टन ने। और अगर फोर्थ की बात करें, बिकॉज, क्योंकि मिल्टन्स ह्यूमन, जो मिल्टन के ह्यूमन है, ही मस्ट नो, उनको अवश्य जानना चाहिए, द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी, अपने बेस्ट, सबसे अच्छे तरीके से, किसको? इन ह्यूमैनिटी, मानवता को। हुज कमेंट इज दिस, ये भी डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का कमेंट है। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग कहते हैं कि मिल्टन का जो मानव होता है, मिल्टन्स ह्यूमन को, उसे मानवता में सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। ये किसने कहा? अब अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 5 पॉइंट की, पॉइंट नंबर 5 देखना कि द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, मतलब क्या हुआ भैया इसका? कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। द स्पिरिट मीन्स आत्मा ऑफ लॉर्ड, भगवान की, इज अपॉन मी, मुझ पर है, यानी कि भगवान का आशीर्वाद मुझ पर है, भगवान की निगाहें मुझ पर है, भगवान का हाथ मुझ पर है। हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसका है? तो भगवान का आशीर्वाद मुझ पर है, डेट मीन्स मिल्टन, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। बात क्लियर हो गई, प्रभु की आत्मा मुझ में है। अगला, उनकी शैली अनजाने में, फिर कहा हिज स्टाइल, उनका स्टाइल, बाज मीन्स था अनकॉन्शियसली, जिसको अनजाने में सबलाइम होता है। सबलाइम का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है, बिकॉज, क्योंकि ही लिव्ड एंड थॉट, वो चीजों को देखते हैं, रहते हैं, सोचते हैं, कॉन्शियसली सोचते हैं, इन अ सबलाइम एटमॉस्फियर, एक श्रेष्ठ, अच्छे, बढ़िया एटमॉस्फियर में, वातावरण में। हुज कमेंट इज दिस, ये डब्ल्यू.जे. लॉन्ग का कमेंट है अबाउट मिल्टन के बारे में। तो मिल्टन के बारे में डब्ल्यू.जे. लॉन्ग कहते हैं, उनका जो लिखने का स्टाइल है वो अनकॉन्शियसली कैसा है? सबलाइम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एक ऐसे श्रेष्ठ हेल्दी वातावरण में, अपने हेल्दी वातावरण में सचेत रूप से रहते हैं, कॉन्शियस तरीके से रहते और सोचते हैं। ठीक है, तो ये बात कौन कह रहे हैं? डब्ल्यू.जे. लॉन्ग कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? कि कौन सबलाइम एटमॉस्फियर में कॉन्शियसली तरीके से सोचता और रहता है? तो जॉन मिल्टन। सातवां देखो, दी ओड, एक ओड है, ठीक है, और उस ओड का नाम है भैया ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। क्या नाम है? उस ओड का नाम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो जब इस ओड का नाम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी है, तो बाज बिगिन ऑन पूछा ये गया है, ये कब लिखा गया, कब बिगन ऑन हुआ? तो क्रिसमस डे वाले दिन इसको लिखा गया, और सन थी 1629, 1629 को क्रिसमस डे वाले दिन, यानी कि 25 दिसंबर 1629 को। हु वाज मिल्टन्स मास्टर, मिल्टन के मास्टर किसको कहा जाता है? स्पेंसर को कहा जाता है। याद रखना, मिल्टन ने अपना मास्टर किसको माना? तो स्पेंसर को। इसके बाद हु रोट एसे ऑन मिल्टन, एसे ऑन मिल्टन किसने लिखा? ये जो एक वर्क है, ये एक वर्क का नाम है एसे ऑन मिल्टन। अगर आपसे पूछा जाए एसे ऑन मिल्टन किसके द्वारा लिखा गया, तो सीधे नाम लोगे मैकाले के द्वारा लिखा गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मिल्टन इज कॉल्ड, ये दूसरा क्वेश्चन है, स्पेस देने को रह गया, आगे हमने सही तरीके से लिखा है, उसे यहां पर देख लो। ये हु रोट एसे ऑन मिल्टन, तो एसे ऑन मिल्टन किसने लिखा? बोले सर मैकाले ने। तो मिल्टन इज कॉल्ड, मिल्टन को क्या कहा जाता है? लेडी ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडी ऑफ लाइट, या लेडी ऑफ क्राइस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? लेडी ऑफ क्राइस्ट।
आगे नेक्स्ट द एज ऑफ मिल्टन, 12 नंबर पे पॉइंट देखिएगा। एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड, एज ऑफ मिल्टन क्या कहलाती है? तो आप कह सकते हो द एज ऑफ मिल्टन को हम क्या कहेंगे? द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पेड। एज ऑफ मिल्टन को, एज ऑफ मिल्टन को हम अन्य नाम से भी जानते हैं और वो अन्य नाम है द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पेड। इसके बाद 13 नंबर पे दाई सोल, 13 नंबर पे देखिएगा मजे से क्या कहा गया है। बोले दाई सोल, तेरी आत्मा लाइक अ स्टार, किसकी तरह? एक स्टार की तरह। ड्वेल्ट पार्ट दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी। ये किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखा था सोनेट ऑन मिल्टन, मिल्टन के ऊपर एक सोनेट लिखा था, यानी कि सोनेट ऑन मिल्टन करके। उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कमेंट किया, किसके लिए? मिल्टन के लिए। और उसी में यट दाई हर्ड द लोएस्ट ड्यूटीज ऑफ हर सेल्फ, क्या बोला? यट दाई, फिर से चाहे एक बार आप लोग रिपीट कर लो, प्यारा सा है। ऊपर वाले में हमने बताया कि दाई सोल बाज लाइक का स्टार, देखो इसमें सिमली का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे लाइक का प्रयोग है, ठीक है, इसलिए। और नीचे वाले में भी सिमली है, यानी कि उनके कहने का मतलब ये कि तेरा प्राण तेरे तारे के समान है, तेरी जो सोल है वो एक स्टार के जैसी है और इसको अलग नहीं किया जा सकता। तेरी वाणी समुद्र के समान थी, ये बात किसने कही? हु साउंड वाज लाइक द सी, ठीक है। और 14 नंबर पे अगर हम बात करें, फिर भी तेरा दिल, यट फिर भी दाई हार्ट, तेरा दिल द लोएस्ट ड्यूटी ऑन हर सेल्फ डिड ले, यानी कि खुद पर सबसे कम जिम्मेदारियां थी। फिर भी तेरा दिल जो खुद पर सबसे कम जिम्मेदारियां थी। द लोएस्ट ड्यूटी का मतलब सबसे कम जिम्मेवारी, ऑन हर सेल्फ डिड ले, ठीक है। द लाइन्स इज आर अबाउट मिल्टन एंड हु सेड, ये किसने कहा? एंड वेयर, कहां कहा गया? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लाइनें कही गई। और कहां कही गई? सोनेट ऑन मिल्टन में कही गई। 15 नंबर का पॉइंट देखिएगा। 15 नंबर पे मिल्टन हैज गिवन द व्यूज, जॉन मिल्टन ने गिवन दिए हिज व्यूज, अपने विचारों को ऑन पोइट्री, पोइट्री के ऊपर अपने विचारों को जॉन मिल्टन ने दिया इन हिज पोएम, कौन सी पोएम में? तो लैसिडस में। ये एक पास्टोरल पोएम है जो लिखी गई थी 1637 में और पब्लिश हुई थी 1638 में, ठीक है। ध्यान बनाए रखना कि कब लिखी गई? 1637 में और पब्लिश हुई थी 1638 में। पास्टोरल पोएम है। इसके बाद अगर हम बात करें, द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड, बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कह दिया? इतना अच्छा आपके बारे में बोला है क्या 16 नंबर पे कि जो कवि की क्षमताएं होती हैं, यानी कि दी एबिलिटीज मीन्स योग्यताएं, क्षमताएं, ऑफ द पोइट कवि की, आर मीन्स है द इंस्पायर्ड गिफ्ट है ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा, यानी कि भगवान का प्रेरित उपहार है। प्रेरित उपहार का मतलब इंस्पायर्ड गिफ्ट है, किसकी? भगवान की। रेयरली बेस्टेड, रेयरली का मतलब होता है जो शायद ही कभी दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कवि की क्षमताएं भगवान का एक प्रेरित उपहार होती हैं, जो शायद ही कभी किसी को दी जाती हैं, यानी कि जो पोएट्री लिखने की क्षमता होती है वो भगवान सबको नहीं देता। ये एक भगवान के द्वारा दिया गया इंस्पायर्ड गिफ्ट है जो शायद ही कवि को दिया जाता, कभी किसी को दिया जाता तो ये मिल्टन के द्वारा। एबिलिटीज ऑफ पोइट, पोइट के पोइट वाले गुण जो है वो क्या है? द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड है। ये बात किसने कही? जॉन मिल्टन ने। अगला, हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलॉसफी, अगला है हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलॉसफी, दिव्य दर्शन कितना मधुर है, डिवाइन फिलॉसफी कितनी मधुर चीज है। नॉट हर्स एंड क्रेबल एज डल फूल सपोज, वो कहते हैं नॉट हर्स, ये बहुत ज्यादा हर्ष नहीं है, हर्ष का मतलब बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, और क्रेबल चिड़चिड़ा भी नहीं है, एज डल फूल सपोज, जैसा कि जो डल एकदम निष्ठुर बेकार जो फूल होते हैं, मूर्ख होते हैं, ठीक है, वो मानते हैं, सपोज मानते हैं। बट स्वीट मधुर इज है एज अपोलोज ल्यूट, यानी कि लेकिन अपोलो की वाणी, लेकिन सॉरी अपोलोज ल्यूट, तो उन्होंने कहा लेकिन अपोलो की वीणा जितनी मीठी है,
अपोलोज ल्यूट का मतलब होता है वीणा। तो अपोलो की जो वीणा है वो जितनी मीठी है, ठीक है, उतनी जो है दिव्य दर्शन कितना मधुर है, निष्ठुर मूर्खों की तरह कठोर और चिड़चिड़े नहीं, लेकिन अपोलो की वीणा जितनी मीठी है इतना पता है। तो ये कॉमर्स में कही जाती है, ये लाइनें जॉन मिल्टन के जो कॉमर्स वर्क है, ठीक है, उसमें ये लाइनें बोली गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वेन मिल्टन, जब मिल्टन ने रोट लिखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये एक ओड है, ये एक ओड है। जब इस ओड को ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को लिखा, और कब लिखा था, क्रिसमस डे वाले दिन 1629 को इसको लिखा गया था। उस समय जॉन मिल्टन की एज कितनी थी? उस समय जॉन मिल्टन की एज कितनी थी? 21 साल। कितनी थी? 21 साल। एल एलेग्रो और एल पेंसेरसो, ये एल एलेग्रो हैप्पी मैन के लिए कहा जाता है, हैप्पी मैन के लिए, और एल पेंसेरसो ये किसको कहा जाता है? दुखी व्यक्ति के लिए, यानी कि मलंकली मैन के लिए। आर्केड्स, कॉमर्स, लेसिडस, किसकी बात की? एल एलेग्रो, एल पेंसेरसो, आर्केड्स, कॉमर्स और लेसिडस। ये बिलोंग करती हैं कौन से पीरियड से? तो हॉटन पीरियड से इसको बिलोंग करती हैं। ये सभी वर्क, ये सभी पोएम्स, ये सभी चीजें कहां से? हॉटन पीरियड। और हॉटन पीरियड हमारा चला था 1632 से लेकर के 1638 ईस्वी तक। कब तक चला था भैया? 1632 से लेकर के 1638 ईस्वी तक। रेस्टोरेशन केम इन, इसके बाद मैं बता दूं कि 1649 ईस्वी से लेकर के 1660 तक आप कॉमनवेल्थ पीरियड कह सकते हो या इंट्रैग्नम पीरियड बोल सकते हो। तो इंट्रैग्नम पीरियड चला था और इसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड चलने लगा। तो 20 नंबर पॉइंट पे है कि जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो केम इन आया, कब आया? 1660 में। कब आया? 1660 में। इसके बाद अगर हम 21 नंबर की बात करें, 21 नंबर पे ग्रेट प्लेग अकॉर्ड इन, जो ग्रेट प्लेग है वो अकॉर्ड हुई थी कब? 1665 में। यानी कि इंग्लैंड में एक बार बहुत तेजी से प्लेग जो है फैली थी। वो प्लेग कब फैली थी? तो उसका डेट था 1665 में। अगला, विच पोएम, कौन सी पोएम डील करती है विद सतन्स टेम्पटेशन, सतन का लालच ऑफ क्राइस्ट के प्रति इन वाइल्डरनेस, तो पैराडाइज रीगेंड में। किसमें? पैराडाइज रीगेंड में। इसके बाद 23 नंबर पे हु डिस्क्राइब मिल्टन, मिल्टन को किसमें डिस्क्राइब किया है? ओके, एज के रूप में द माइटी माउथड इन्वेंटर। बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। ये बात किसने मिल्टन के ऊपर ये कमेंट किसने किया कि मिल्टन को बोला द माइटी माउथड इन्वेंटर आर हार्मनीज या गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, किसके द्वारा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको बोला गया। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया भैया? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा बोला गया। किसने कहा मिल्टन को शक्तिशाली मुंह, आविष्कारक और सामंजस्य, इंग्लैंड की ईश्वर प्रदत्त, यानी कि इंग्लैंड की क्या माइटी माउथड इन्वेंटर आर हार्मनीज, इसके बाद गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, यानी कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस है कहा? इंग्लैंड का। तो ये टेनिसन ने इनकी तारीफ में कहा था, किसके? मिल्टन की तारीफ में। ये दो कमेंट उनके ध्यान बनाए रखना, ठीक है। एक माइटी माउथेड इन्वेंटर आर हार्मनीज और दूसरा कमेंट गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये दोनों कमेंट किसने दिए? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। किसके बारे में दिए? जॉन मिल्टन के बारे में। अगला, बर्नहिल फील्ड्स। अगर हम बर्नहिल फील्ड की बात करें, ये किससे संबंधित है? एसोसिएटेड विद, तो ये जुड़ा हुआ है किससे? जॉन मिल्टन से। बर्नहिल फील्ड किससे जुड़ा हुआ है भैया? जॉन मिल्टन से, ठीक है। अगला, मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट कहा जाता है। इसके बाद फ्रॉम 12 ईयर्स एगो, यानी कि 12 साल पहले, आई हार्डली, मैं मुश्किल सी, एवर लेफ्ट, मैं छोड़ता था, माई स्टडीज, अपने अध्ययन को, आर बेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट। इनके कहने का मतलब बेंट जाता था टू बेड, बेड पर, बिफोर पहले, मिडनाइट आधी रात से पहले। मतलब समझो यार क्या कह रहा है, बहुत प्यारी बात कह रहा है कि 12 साल की उम्र से
मैंने शायद ही कभी अपनी पढ़ाई छोड़ी हो या आधी रात से पहले कभी बिस्तर पर गया हूं। इसका मतलब ये बहुत पढ़ाकू थे। 12 साल की उम्र से कभी भी आधी रात से पहले ये सोने के लिए नहीं गए। यानी कि ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जॉन मिल्टन ने अपने बारे में कहा। 27 नंबर पॉइंट है कि 1632 से लेकर के 1638 तक का मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज। मिल्टन ने कंटिन्यू किया हिज स्टडीज, अपने अध्ययन को एट कहा, हॉर्टन में। ये यानी कि 1632 से लेकर के 1638 तक का जो पीरियड कहलाता है वो हॉर्टन पीरियड कहलाता है। और इस समय के दौरान इस पीरियड के ड्यूरेशन जितने भी वर्क लिखे गए वो सब हॉर्टन पीरियड के वर्क कहलाए थे। कौन कौन से? एल एलेग्रो, इल पेंसर्सो, आर्किड्स, ठीक है, कॉमर्स, लैसिडास, ये सभी हमारे क्या थे? इसी पीरियड में लिखे गए वर्क हैं। 29 नंबर पे बात करें, विच टू पोएम्स जॉन मिल्टन की ऐसी यार कौन सी दो पोएम्स हैं आर कंपेनियन पीसेस, जिसको कंपेनियन पोएम या आप कह सकते हो कि जुड़वा बहनों के नाम से, ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो इनकी वो कौन सी दो पोएम है? एल एलेग्रो और इल पेंसर्सो। एल एलेग्रो का मतलब होता है जॉयफुल मैन और इल पेंसर्सो का मतलब होता है ओके पेंसिव मैन, दैट मीन्स सैड व्यक्ति। ये दुखी व्यक्ति होता है, ये हैप्पी मैन होता है। 29 नंबर पे द डिफेंसियो वाज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सा। डिफेंसियो जॉन मिल्टन का अंतिम वर्क था जिसको जॉन मिल्टन ने देखा था। कहने का मतलब द डिफेंसियो आखिरी वर्क था जिसे जॉन मिल्टन ने देखा था। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे 29 से आगे। जय हिंद, जय भारत।